तो ये तमाम लोग हैं जो वादी में दरमानदा हैं, अपने अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, फंसे हुए हैं। लगातार सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि खातिर खा इंतज़ामात फराहम किया जाए ताकि वो अपने अपने घरों को लौट सकें। तो ये वादी की सिचुएशन थी। अगर जम्मू के हालात की बात करें तो जम्मू में क्या कुछ हालात हैं तीसरे रोज़ आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद, जानने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे जम्मू का। हमारे साथ हमारे नुमा एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल जुड़ रहे हैं। मनोज कौल, बताइएगा, वादी की सूरत हाल से हम अपने नाज़रीन को वाकिफ करा रहे थे। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू के हालात जो हैं कदरे बेहतर हैं वादी से। आज तीसरे रोज क्या कुछ हालात देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए सना, तीसरे रोज़ के हालात की अगर बात करेंगे तो हालात लगभग कल से बदले नहीं हैं। ये उम्मीद थी कि शायद यहाँ हालात बदलेंगे और मामूल की ज़िंदगी जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह के कल हालात थे वैसे ही हालात आज भी हैं। हालांकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रहा है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब भी सड़कों से गायब है। दुकानें, जो मेजॉरिटी की दुकानें हैं शहर के अंदर, वो बंद हैं। जम्मू शहर में हालांकि किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है, क्योंकि जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और जो हसास इलाके हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। पूंछ के बारे में कुछ खबर है कि वहाँ कुछ तशद्दुद की खबर है। हालांकि इतना ज़्यादा बड़ा वाक़या पेश नहीं आया है, लेकिन वहाँ हालात अब भी कशीदा हैं। और उधमपुर या कठुआ, सांबा, इनकी बात करें तो हालात बिल्कुल अभी सामान्य हैं, पुरअमन हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि जो हालात यहाँ के हैं वो शायद जल्दी जो ज़िंदगी है वो पटरी पे लौट आएगी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जम्मू शहर की बात करें या बाकी जो अजला हैं उनकी बात करें तो दफ़ा 144 अब भी नाफिज है। स्कूल बंद हैं, एग्जामिनेशन जो हैं वो पोस्टपोन पहले ही किए गए हैं, नई तारीख का ऐलान कभी हुआ नहीं है जी। कुल मिलाकर देखा जाए मजमूई तौर पे जो पूरा जम्मू डिवीज़न का जो इलाका है, यहाँ हालात नॉर्मल तो हैं, उतनी ज़्यादा कशीदगी नहीं है। अगर कश्मीर वैली के मुकाबले में देखा जाए तो काफ़ी हद तक यहाँ राहत है, काफ़ी हद तक यहाँ सुकून है। लेकिन जो आम दिनों की ज़िंदगी है वो अभी शुरू हो नहीं पाई है। जैसे मैंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी नहीं चल रहा है, दुकानें ज़्यादातर अभी भी बंद हैं। तो अभी ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे। कल भी हमने देखा था कि कुछ जगहों पर जो शहर के अंदर हैं, जो मेन सिटी है जम्मू की, नाके लगातार वहाँ पे जो है लगाए गए थे, मौजूद बिल्कुल वहाँ पे अभी भी नाके हैं। आज हम सुबह जब घर से ऑफिस की तरफ आ रहे थे तो कई जगहों पर आज भी नाके दिखे। हालांकि लोगों को जाने दिया जा रहा था। ये कोशिश पुलिस और प्रशासन की है कि जो लोग मजबूर हैं, जिन्हें जाना है काम से, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें ऑफिस जाने की मजबूरी है और वो घर में नहीं रह सकते, वो जा रहे हैं, या किसी को किसी अर्जेंट काम के लिए जाना है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, उन्हें जाने दिया जा रहा है। लेकिन जो मामूल की ज़िंदगी है, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि यहाँ मामूल की ज़िंदगी जल्दी शुरू हो जाएगी, वो अभी शुरू नहीं हो पा रही। जिस तरीके से आपने जिक्र किया मनोज कौल की, लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं और ज़रूरी सामान के लिए या फिर ज़रूरी दवाइयों के लिए लोग जाते हुए दिखाई दें, तो इस बीच क्या उन्हें सिक्योरिटी का सामना कर रहा है? सिक्योरिटी के ताल्लुक से तहकीकात करते हुए दिखाई दे रहे सिक्योरिटी एहलकार? देखिए, आम तौर पे जहाँ पर नाके हैं वहाँ जाने दिया जा रहा है, लेकिन कुछ जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ लोगों से पूछताछ ज़रूर की जाती है और उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो नाके हैं वहाँ हमने देखा कि ज़्यादातर नाकों पे लोगों को आने जाने की सुविधा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पर कुछ रूट्स जो हैं, कुछ डाइवर्शन जो हैं, वो अब भी जो शहर के हसास इलाके हैं जम्मू शहर के, वहाँ पर अभी भी डाइवर्शन है। वहाँ पुलिस और पुलिस के लोग जो हैं तैनात हैं और कुछ जगहों पर लोगों से पूछताछ करने के बाद, उनसे ये पूछने के बाद कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, कितनी अर्जेंसी है, उस अर्जेंसी को देख के उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। अगर इंटरनेट सहूलियात की बात करें तो हमने देखा था कि जब आर्टिकल 370 के मनसूखे के दिन वादी में तो बिल्कुल आज तक इंटरनेट सहूलियात फराहम नहीं है, बहाल नहीं की गई हैं। लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो स्पीड जो है कम की गई थी। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बिल्कुल ठप है। यहाँ पर भी मोबाइल इंटरनेट सर्विस नहीं चल रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, जिस दिन हम बात कर रहे थे कि जब श्रीनगर में मोबाइल नेटवर्क
और लैंडलाइन टेलीफोन्स वो सारा बंद कर दिया गया था। तो उसी रात से जम्मू डिवीज़न जो है यहाँ पर भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद है। हालांकि मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो अभी चालू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंटरनेट सर्विस है मोबाइल फ़ोन पर वो बंद कर दी गई है। तो इसके बारे में जब हमने यहाँ हुकाम से पूछा था तो उनका ये कहना है कि वो आबादी के हालात और रियासत जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात को देखते हुए ये एहतियातन ये कदम उठाया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें डाली जाती हैं, कई बार ऐसे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जो सदाकत से बईद होते हैं, सदाकत उनमें नहीं होती है। तो यही वजह है कि फ़िलहाल जो है इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज यहाँ बंद कर दी गई हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे हालात ठीक हो जाएंगे, मामूल पर आने लगेंगे, तो उसके बाद ही ये उम्मीद है कि मोबाइल इंटरनेट सर्विस जम्मू डिवीज़न में बहाल की जाएगी। जी, जिस तरह से कल मनोज हालात बने हुए थे और नॉर्मलेंसी नहीं आई, आज भी वैसे ही हालात हैं, आपने बताया कदरे बेहतर हालात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी वक्त लग सकता है जम्मू में भी पटरी पर जिंदगी लौटने तक। जी हाँ, बिल्कुल सना, जैसे हमने पहले अंदाज़ा लगाया था जब पहले दिन दफ़ा 144 नाफिज किया गया था, तो उसके बाद ये लग रहा था कि यहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगेगी, लेकिन उसके साथ ही हमने देखा कि हालात में काफ़ी सुधार तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से अभी भी हालात यूं के त्यों बने हुए हैं, जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि जिस तरह के हालात कल थे बिल्कुल उसी तरह के हालात आज भी हैं। आज भी नाके हैं, आज भी लोग ज़्यादा घरों से बाहर नहीं आए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी नहीं चल रहा है, ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो बंद है, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मामूल के हालात हैं जम्मू शहर के अंदर और जम्मू डिवीज़न के अंदर, उसमें कुछ और दिन लग सकते हैं। जी मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि अब कोई बदलाव नहीं आया कल से लेकर आज तक की सिचुएशन में, हम ये देखते हैं कि वादी में जब सूरत हाल ख़राब होती है तो लोग ज़ख़ीरा करने की कोशिश करते हैं। जम्मू में ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं कम ही देखने को मिलती हैं। ऐसे में जब कर्फ्यू नाफिज है कई इलाकों में, लेकिन दुकानें भी इक्का दुक्का खुल रही हैं, आप जैसा बता रहे हैं, तो क्या लोग ज़रूरी सामान के लिए, ज़रूरी अशिया खुर्दनी के लिए लोग मार्केटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा सना। यहाँ अगर हम बात करेंगे कि यहाँ जम्मू का जो डिवीज़न है, यहाँ ज़ख़ीरा करने की जो रिवायत है वो नहीं है, जबकि कश्मीर वैली के अंदर ये रिवायत रही है, चाहे नॉर्मल सिचुएशन भी हो तब भी ज़ख़ीरा वहाँ पे होता है। और जैसे ही ये खबर फैली कि कुछ फ़ैसला आने वाला है, लोगों को ये मालूम नहीं था कि किस तरह का फ़ैसला आएगा, लेकिन जो सिक्योरिटी बिल्डअप जब लोगों ने देखा, उन्हें लगा कि हालात कुछ ख़राब होने वाले हैं, तो वहाँ पर ज़ख़ीरा करते हुए लोग दिखाई दिए। जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे तो यहाँ पर उस तरह की जो सिचुएशन है वो हमें देखने को नहीं मिली। हाँ, ज़रूर 2-1 दिन पहले पेट्रोल पंप्स पे कुछ रश दिख रहा था, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद उसके बाद पेट्रोल और डीजल शायद ना मिले, पेट्रोल पंप ना खुलें, वहाँ पर कुछ रश देखा गया था। लेकिन जहाँ तक आम ज़रूरियात की चीज़ों का सवाल है, लोग अब भी जो अंदरूनी इलाके हैं, जो अगर आप मेन मार्केट की बात करें कि मेन मार्केट में ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर जो छोटे ट्रक शॉप्स हैं या किराना स्टोर्स हैं या दीगर दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, इसलिए लोगों को उतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जी, इस फैसले के बाद हमने देखा कि जम्मू के लोगों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में मिला जुला रद्द-ए-अमल मनोज कोल हमारे सामने आया। तो जम्मू के लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ज़िंदगी, मामूलात ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटे? जाहिर सी बात है इस हवाले से वो इजहार ख्याल करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि कर्फ्यू जैसी सूरत हाल किसी को भी नहीं भाती है। और जम्मू के लोग, अगर बात की जाए आर्टिकल 370 की, तो इसकी हिमायत में हमने कई तरह के रद्द-ए-अमल भी दिखाएँ। जी हाँ, बिल्कुल सना, कि जैसे ही ये फैसला आया तो जम्मू के जो मेजॉरिटी जो लोग थे उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है, क्योंकि जम्मू डिवीज़न की हम बात करेंगे तो जम्मू डिवीज़न का मतलब ये नहीं है कि जम्मू शहर या उधमपुर शहर या फिर कठुआ और सांबा। जम्मू डिवीज़न में राजौरी और पूंछ जैसे इलाके भी आते हैं जहाँ पर जो लोग हैं उसमें एक तबका ऐसा भी है जो इस फैसले से खुश नहीं है। अगर हम किश्तवाड़, भदरवाह, ढोडा की बात करेंगे तो वहाँ का भी उसी तरह का ही हाल है। तो यहाँ जिस तरह से लोग चाहते हैं, खासतौर पे अगर हम जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ के जो
मेन टाउन्स हैं जैसे जिनका मैंने जिक्र किया, उधमपुर हो या कठुआ हो, सांबा हो, यहाँ लोग चाहते हैं बाहर आना। लेकिन अभी जो हमें लग रहा है सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार ने जो दफ़ा 144 नाफिज कर दिया था उसके बाद कोई ऑर्डर ऐसा नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि इन शहरों से या इन कस्बों से दफ़ा 144 अब ख़त्म कर दिया गया है। अगर उस तरह का ऐलान होता है तो ऐसा लग रहा है कि उस ऐलान के बाद लोगों में एक फीलिंग आएगी, उन्हें एक राहत सी महसूस होगी, उनको लगेगा कि हालात अब सामान्य होने लगे हैं, हालात अब मामूल पर आने लगे हैं और वो शायद अपने घरों से निकलना शुरू कर देंगे। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि अभी जिस तरह के मजमूई तौर पर जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो कश्मीर वादी हो, चाहे वो चिनाब वैली का खित्ता हो या फिर राजौरी पुंछ का इलाका हो, उन हालात को देखते हुए फ़िलहाल दफ़ा 144 हटाना शायद समझदारी नहीं होगी। तो दफ़ा 144 चूँकि नाफिज है, वो एक वजह बनी हुई है कि लोग अभी भी घरों से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते, वही लोग निकलते हैं जिन्हें ज़्यादा कोई अर्जेंट काम होगा। हालांकि जैसे मैंने बताया कि घूमने फिरने में या आने जाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, नाके ज़रूर लगे हैं लेकिन लोगों को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन जो दफ़ा 144 जब नाफिज है तो लोग ये समझते हैं कि हालात कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वो एहतियातन लोग भी अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। तो जम्मू के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल हमारे साथ जुड़कर। उन्होंने कहा कि फ़ोन सर्विस तो बहाल है लेकिन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए जो है ख़बरें तूल पकड़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, इसी वजह से इंटरनेट पर कदगन लगाया गया है। लोग इक्का दुक्का दिखाई दे रहे हैं। अब मनोज, अगर बात जम्मू की तो बात हमने कर ली तफसील के साथ, अगर बात वादी कश्मीर की करें तो वादी कश्मीर की सूरत हाल में कुछ बदलाव नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये भी नहीं मालूम कि ये तस्वीरें और जम्मू के हालात कब तक रहने वाले हैं आगे। सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है, हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि आखिर जम्मू के लोगों को बेहतर हालात कब तक फराहम होंगे, सवाल यही। और ईद कुर्बा भी पास में है तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी या फिर नहीं, ये भी लोगों के जहन में सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल सना, देखिए कश्मीर वादी के जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा हैं। हालांकि कहीं से कोई नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बहुत अलर्ट हैं और वादी के मैक्सिमम इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है, लगभग कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं है। लोगों को तो बाहर घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, बार बार उन्हें ये अपील की जाती है कि वो घरों के अंदर ही रहें। और जहाँ तक इन हालात में सुधार आने का ताल्लुक है, वो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत वो ये देखने की कोशिश कर रही है कि जैसे मैं कल भी जिक्र किया था कि अभी अभी ये फैसला आया हुआ है और लोगों के टेम्पर्स जो हैं, जो मेजॉरिटी लोगों की है, उनके टेम्पर्स बहुत हाई हैं क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि जो फैसला आया है उससे वादी के लोग खुश नहीं होंगे, ज़्यादातर जो तादाद है वादी के लोगों की। तो जब तक ये टेम्पर्स डाउन नहीं होंगे, जब तक गुस्सा कम नहीं होगा, तो तब तक शायद जो सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। कोई एफर्ट नहीं कर सकती है इंतज़ामिया कि वो कर्फ्यू में ढील दे या जो बंदिशें लगाई गई हैं उनको नरम किया जाए। तो ऐसे में जैसे जो आपका सवाल है कि अभी ईद कुर्बान भी आने वाली है, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है और उसके चलते 4 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो तब तक हालात कैसे होंगे ये जायज़ा लिया जाएगा। अगर दफ़ा 144 लगातार नाफिज रहती है तो उसके हिसाब से ही फैसला लिया जाएगा कि आखिर किस तरह से अलाउ करना चाहिए लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए। और अगर हालात में बेहतरी आती है तो ऐसा मुमकिन है कि नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी और लोगों को किसी जगह इकट्ठा होने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात अभी कश्मीर में बने हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि फिलहाल दफ़ा 144 हटाया जाएगा या कर्फ्यू में कोई ढील दी जाएगी। क्योंकि सना हमने देखा हुआ कि चाहे कश्मीर की बात हो चाहे या मुल्क के दीगर हिस्सों की बात हो, जब भी कर्फ्यू लगाया जाता है तो उसके बाद एक ट्रायल बेसिस पर कुछ एरियाज़ में या कुछ वक्त तक कर्फ्यू में नरमी बरती जाती है, बंदिशें कम की जाती हैं। तो पहले जो सरकार जो है वो कोशिश ये करेगी कि वो लोगों का जो टेम्पर्स है, लोगों की जो नब्ज़ है, उसमें उसको टटोलने की कोशिश करेंगे। वो ये देखेंगे कि हालात किस कदर बेहतर हो रहे हैं। अगर बेहतर हो रहे हैं तो किस एरिया में हो रहे हैं, अगर उस एरिया में हो रहे हैं तो फिर उसके बाद नरमी किस तरह से की जाएगी।
जी। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। तो मनोज, आर्टिकल 370 किस तरह के होते हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी कश्मीरियों को और वादी के लोगों को जख्म देने के मुतरादिफ है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे में कौन सा ऐसा टूल सरकार इख्तियार करेगी कि हालात जो हैं जल्द से जल्द बेहतरी की तरफ लौटें? देखिए, सरकार की तरफ से कौन सा टूल इख्तियार किया जाएगा वो सरकार ही बेहतर जानती है, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि जब आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो वादी के जो मैक्सिमम लोग हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं। उन्हें इस बात का मलाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो सबसे पहले ये देखना होगा, सरकार की तरफ से ये कोशिश होगी कि टेम्पर्स लो हो जाएं, जो गुस्सा है लोगों में वो कहीं ना कहीं एक ठंडा हो जाए। जब जैसे गुस्सा ठंडा होता है उसके बाद सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि लोगों के साथ किस तरह से राबता कायम किया जाए, लोगों के साथ कैसे जाया जाए, ताकि आम लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाए कि जो गुस्सा है, जो आपको मलाल है, जो आपको मायूसी है कि ऐसा क्यों किया गया, ये उनके फेवर में है। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है सना, क्योंकि अगर आप लोगों को ये समझाने में कामयाब नहीं होते कि इस फैसले से आपका फ़ायदा है, तो तब जो गुस्सा है लोगों का, जो मायूसी है लोगों में, वो बराबर जारी रहेगी। अब ये देखना होगा कि सरकार किस तरह से पहले ये देखे कि ये गुस्सा ठंडा हो और उसके बाद उनके पास जाए और उन्हें ये समझाने की कोशिश करे, लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि ये जो कदम उठाया गया है वो उनकी बेहतरी के लिए है। तो ये पहला कदम है। और उसके बाद दूसरा कदम ये ज़रूर होना चाहिए और होगा भी सरकार की तरफ से कि अगर आप ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटाने से, 35 हटाने से आम लोगों को फ़ायदा है, आज तक जो फ़ायदा नहीं मिला था वो फ़ायदा मिलने वाला है जैसा सरकार कह रही है, तो सरकार को ये बताना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिसी ऐसी है, कौन से ऐलानात ऐसे सरकार की तरफ से किए जाएंगे जिससे आम लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ, दफ़ा 370 हटाने से, दफ़ा 35 हटाने से ये उन्हें नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। हालांकि ये इस तरह की कोशिश कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में की थी, जिसमें उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि ये जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया और इन कानूनों को रियासत जम्मू कश्मीर में भी लागू करना था, जिसमें जो कि लोगों के हित में कानून थे, लेकिन दफ़ा 370 की वजह से वो कानून वहाँ लागू नहीं किए गए। और उसमें उन्होंने ज़्यादा जो इल्ज़ाम लगाया था वो वहाँ की मकामी सियासी पार्टियों पर लगा था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो। तो इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है और लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि किस तरह की परेशानी होती थी, किस तरह से आपको नुकसान होता था, और अब अगर वो नुकसान नहीं होता तो फ़ायदा कैसे होगा। फ़ायदा होगा, जैसे ये कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की जो करप्शन था वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे ये कहा जा रहा है कि आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे। तो ये देखना ज़रूरी होगा, सरकार को ये ज़रूर करना पड़ेगा कि पहले लोगों की उस गुस्से को शांत करें, उस मायूसी को कम करें और उसके बाद उन्हें उस तरह के प्रोजेक्ट्स दें, उस तरह के इक़दाम उठाएं, ताकि लोगों को ये भरोसा हो कि हाँ, अगर आर्टिकल 370 गया, अगर आर्टिकल 35A गया तो इससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा। वो अभी देखना होगा और सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जाहिर सी बात है, हर बात यही कहा जाता है और सभी के ज़बान पर एक ही सवाल है कि सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है, कैसे कश्मीरियों का दिल, मकामी लोगों का दिल जीतेगी सरकार और कैसे उन्हें भरोसा दिलाएगी कि आर्टिकल 370 जो मनसूख किया गया है वो उनकी बेहतरी के लिए किया गया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कुछ देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे मनोज कॉल कश्मीर की, कि वहाँ पर लोग जो मजदूर पेशा अफराद जो अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें एडवाइज़री का पता नहीं चल पाया जब जुमे को एडवाइजरी दी गई। लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो क्या जम्मू में भी मजदूर पेशा अफराद क़याम पजीर थे? क्या उनकी तमाम तादाद अपने अपने घरों की तरफ निकल चुकी है? नहीं, देखें सर, यहाँ जम्मू की अगर बात करेंगे तो यहाँ सबसे जो प्रॉब्लम थी वो उन यात्रियों की थी और उन टूरिस्ट की थी जो कश्मीर वैली से आए थे और उन्हें अपने घर जाना था। वो कुछ दिनों तक उनको काफ़ी दिक्कत रही, जिसका हमने जिक्र भी किया और हमने उनसे बात भी की थी और बताया था कि किस तरह की दिक्कतों का सामना है। उन्हें टिकट्स नहीं मिल रही हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट की दूसरी सहूलियात मैसर नहीं है। लेकिन वो जो सिचुएशन है वो अब नॉर्मल हो गई है। लगभग मैक्सिमम जितने भी यात्री थे और टूरिस्ट थे जम्मू के अंदर, वो अपने अपने घरों में चले गए। जहाँ तक गैर रियासती मजदूरों का सवाल है, तो जम्मू के जो हालात हैं सना, यहाँ उस तरह की कोई टेंशन नहीं, उस तरह की कोई
उस तरह का कोई खौफ नहीं है, कोई उस तरह की कोई तशवीश नहीं है। यहाँ जितने भी बाहर से लोग काम करने के लिए आए हैं, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, वो सब के सब अभी भी जम्मू में रुके हुए हैं और अपने काम में मसरूफ़ हैं। जहाँ उनको काम मिलता है वो काम करते हैं। हाँ, दिक्कत ज़रूर उन मजदूरों को है जो कश्मीर वैली में है। जैसा कि अभी हमारे साथी ने एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब वो वहाँ पर अगर रुकते हैं तो क्या करेंगे, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी कश्मीर वैली में है वहाँ काम मिलना मुश्किल है। अब कितनी देर तक ऐसे हालात रहेंगे, और वो चूँकि मजदूर पेशा अफराद हैं, दिन में खाते हैं, कमाते हैं, शाम को खाते हैं, तो उनके लिए एक दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो हम कल से बता रहे हैं कि जो लोग वहाँ हैं, अब वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स ने अब एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से जो बसेज हैं वो अवेलेबल नहीं है, SRTC की बसेज अवेलेबल नहीं है। अब पूरा का पूरा जो इंतज़ाम है, अगर किसी को वादी से बाहर निकलना है तो वो लोकल ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्हीं का उनके पास एक सहारा है, वही उन्हें कश्मीर वैली से जम्मू तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने शुरू किया, जो हमने रिपोर्ट में देखा, जहां पर आप 700-800 रुपये में श्रीनगर से जम्मू तक सफ़र करते थे, वहीं यहाँ 2000 और 2500 रुपये की बात की जा रही है, जैसा कि वहाँ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया जो बाहर जाने वाले थे। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो इस तरह की जो एक्सप्लॉइटर जो इस्तेसाली अनासिर हैं, जो मौकापरस्त लोग हैं, उन पे कदगन लगाई जाए, क्योंकि अगर इसी तरह के हालात रहे तो जो गरीब लोग हैं वो वहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे और वो वहाँ पर काम कर नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो है पेश आ सकती है। इसलिए जो इंतज़ामिया है, जो लोकल चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या जो RTO का ऑफिस हो, उनके हुकाम को ये चाहिए कि वो एक रेट फिक्स करें ताकि जो मजदूर कश्मीर वैली से बाहर जाना चाहते हैं उन्हें मुनासिब किराए पर कश्मीर से जम्मू तक पहुंचाया जाए। ये फिलहाल ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कश्मीर वैली के। जी, जाहिर सी बात है ये बड़ा मसला है और देखना ये होगा कि कब तक कर्फ्यू रहता है। तो सिचुएशन की बात है, लेकिन आखिरी सवाल थोड़ा हट कर पूछना चाहूँगी मनोज कौल, क्योंकि आज हमारे दरमियान अजीम लीडर नहीं रही हैं और अहम मुकर्रिर थी, बेहतरीन शख्सियत भी थी सुषमा स्वराज। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खिला माना जा रहा है जिसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। जम्मू बीजेपी की बात करें तो उनकी लीडरान की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है, अगर बातचीत हो पाई हो तो? मनोज, देखिए, यहाँ के जो बीजेपी के लीडरान हैं उनका जहाँ तक बीजेपी के लीडरान की बात है तो उनको भी इस बात का काफ़ी दुख है कि सुषमा स्वराज नहीं रही हैं। हमने कई लीडरों से बात की तो उनका ये कहना था कि जिस तरह की वो बेबाक लीडर थी, जिस तरह बेबाकी से वो बोलती थी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर जिस तरह उन्होंने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है, उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। न सिर्फ बीजेपी लीडरान बल्कि जो आम लोग हैं, कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर भी उन्होंने बहुत जो है अच्छा काम किया, लोगों के लिए वो अवेलेबल रहती थी। तो शायद ही पहले कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इतना अवेलेबल लोगों के लिए रहता था। अब किसी को भी प्रॉब्लम होती थी तो वो जो है हमेशा 24 घंटे फ़ोन पे अवेलेबल रहती थी, एक्सेसिबल थी। और साथ ही जो जम्मू कश्मीर के बारे में उनका जो विज़न था उसको भी लोग सराहते हैं। उनका ये मानना है कि सुषमा स्वराज के चले जाने से एक ऐसा खला पैदा हुआ है जो शायद पूरा करना नामुमकिन होगा। और साथ ही जो जम्मू कश्मीर के जो आम बाशिंदे हैं, ख़ासतौर पे जम्मू डिवीज़न के, उनका ये कहना है कि सुषमा स्वराज के चले जाने से उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना एक अजीम जो है लीडर वो खो दिया है और जिसका गम उन्हें काफ़ी देर तक सताएगा। उनके जो अच्छे काम